गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स फॉर क्लास 10th चैप्टर नेम इज़ पावर शेयरिंग, उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको नोट्स कंप्लीट करने के बाद करने हैं। दैट इज़ इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की इथेनिक कंपोजिशन को आपको बताना है, बेल्जियम की भी प्लस श्रीलंका की भी। मैंने यहाँ पर जो साइन डाला हुआ है इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि बेल्जियम और श्रीलंका इसे एक की बतानी है, नहीं, आपको यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की ही एथनिक कंपोजिशन के बारे में बताना है। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म, और इससे आप क्या समझते हैं। मेजोरिटेरियनिज्म से आप क्या समझते हैं, बहुसंख्यवाद से आप क्या समझते हैं। बेल्जियन मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, बेल्जियम का एक मॉडल बताना है कि वहाँ पर एकोमोडेशन उन्होंने किस तरह से किया, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरह से चेंजेस लाए और उन चेंजेस पर किस तरह से वहाँ के लोग जो हैं वो सही से अपना रहने लगे। तो वाई डू वी नीड टू शेयर पावर या वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इसमें आपको पावर शेयरिंग की अलग अलग फॉर्म्स बतानी हैं या फिर पर्टिकुलरली पावर शेयरिंग के अंदर अलग अलग फॉर्म्स आपको दे करके उनके बारे में डिफाइन करने को पूछा जा सकता है। तो इन दो क्वेश्चन में आप और का साइन डाल के उसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। After the question answer of chapter 1 power sharing, we will start chapter 2 of civics, that is federalism. The first thing came our mind when we start the chapter about the introduction. The question is, what is federalism? Recall the example of Belgium and Sri Lanka. यानी फेडरलिज्म को समझने के लिए हमें पहले बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल को दोबारा से याद करना पड़ेगा। शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में हमने देखा कि जो केंद्रीय सरकार थी उसने वहाँ की क्षेत्रीय गवर्नमेंट को पावर्स यानी कि कुछ शक्तियाँ दी थी। कहाँ देखा था ये हमने, बेल्जियम में। रीजनल गवर्नमेंट वॉज गिवन कॉन्स्टिट्यूशन पावर, और जो रीजनल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी वो सिर्फ वर्बली पावर नहीं थी, यानी कि गवर्नमेंट ने कह दिया और वहाँ के उसके बाद वहाँ माना जाने लगा, ये सही नहीं है। इस वहाँ पर ये सब कुछ रिटर्न फॉर्म में चल रहा था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके ये पावर जो है वो दी जा रही थी किसे, रीजनल गवर्नमेंट को। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है फेडरल वर्सेस यूनिटरी, यानी कि फेडरल सिस्टम क्या है और यूनिटरी सिस्टम क्या है। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। Federalism is a system of government in which the power divided between a central authority and various constitution units of country. फेडरलिज्म में हमने देखेंगे कि ये एक तरह का ऐसा तंत्र है या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट जो है उसकी पावर को डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, यानी कि केंद्र सरकार के बीच में, और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, संवैधानिक जो इकाइयाँ होती हैं देश की, उसके अंदर इसे बांट दिया जाता है। अब यहाँ पर भी हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक सेंट्रल पावर होती है। सेंट्रल पावर से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट में, और स्टेट से पावर निकलती है लोकल्स बॉडीज़ के लिए। उसी तरह से सेंटर को यहाँ पे ब्लू से दिखाया हुआ है, तो ब्लू पावर जो है वो सेंटर को, यानी कि ब्लू सर्कल जो है वो सेंटर को इंडिकेट करता है, ब्राउन जो है वो स्टेट को। तो यहाँ पर सेंटर के अंदर स्टेट है तो इस स्टेट को दिखा रहा है, और लोकल जो है वो ग्रीन से है, तो लोकल जो दिखा रहा है वो ग्रीन को दिखा रहा है। ग्रीन जो सर्कल है वो हमारी लोकल बॉडीज़ को दिखा रहा है। तो उसके अंदर मैंने ब्लू से दिखाया हुआ है कि एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति किन किन अथॉरिटी में काम करता है। तो देखिए वो व्यक्ति जो है लोकल बॉडीज़ जो है उसके ऊपर काम कर रही है, फिर वो स्टेट में भी काउंट होता है, और उसके बाद वो पूरे के पूरे कंट्री में भी काउंट होता है।
ठीक है। तो पावर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ डाइवर्ट होती है, सेंटर से लोकल बॉडीज़ की तरफ डाइवर्ट होती है। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या क्या है। तो देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर सरकार के हमें 2 या 2 से अधिक स्तर जो है वो भी दिखाई देते हैं। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, तो एक ही सिटीजन के ऊपर, एक ही नागरिक के ऊपर गवर्नमेंट के अलग अलग अंग जो हैं या अलग अलग स्तर जो हैं वो राज करते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, एक व्यक्ति के ऊपर लोकल बॉडीज़ भी है, स्टेट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, लेकिन हर एक टीयर का, हर एक लेवल या सतर का, हर एक अंक का अपना दायरा है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के कामों में दखल नहीं देती, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी काम में दखल नहीं देती। दोनों की पावर जो है वो अलग अलग हैं और दोनों अपने अलग अलग ढंग से जो है देश को चलाने का काम करती है, एक व्यक्ति के ऊपर उसे गवर्न करने का काम करती है। The jurisdiction of the respective levels on tiers of government are specified in the Constitution. Authority and existence of each tier is constitutionally guaranteed. तो जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, उनकी पावर्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग स्पेसिफिकल अथॉरिटीज़ दी गई हैं और उनका एक अलग एग्जिस्टेंस है। यानी कोई भी टीयर किसी दूसरे गवर्नमेंट के टीयर के अंदर या उसके जुरिस्डिक्शन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है। ईच टीयर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, और जितने भी स्तर हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल बॉडीज़ हो, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी मिली हुई है। यानी कि उनके इस स्तर को कोई भी अलग नहीं कर सकता। देखिए नेक्स्ट में ये बात और क्लियर हो जाएगी। द फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो ये फंडामेंटल प्रोविज़न है, देखिए ऐसे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कल को हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी पावरफुल गवर्नमेंट आती है तो वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि स्टेट की पावर्स उसकी पावर जितनी ना हो, उससे कम रहे। तो वो क्या कहेगी कि रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर देगी, अमेंडमेंट कर देगी कि जिससे स्टेट की पावर जो हैं वो कम हो जाए। तो इस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो बहुत पहले ही जान चुके थे, या उन्होंने फोरकास्ट किया हुआ था इन चीज़ों को। इसीलिए उन्होंने प्रोविज़न रखा। क्या प्रोविज़न रखा कि जो फंडामेंटल प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि जो बेसिक है, जो आधारभूत जो हमारे प्रोविज़न हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि जितने भी आधारभूत नियम हैं उन नियम को अगर बदलना होगा तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने साथ उसमें मिलाना होगा। तो इस तरह से एक गवर्नमेंट जो है उसे सारी की सारी पावर्स नहीं दी गई। ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब कोर्ट जो है, यानी कि जुडिशरी सेक्शन है हमारा, उसको क्या पावर दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी डिस्प्यूट होती हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है वो एम्पायर का काम करेगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेगा। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल
of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। अब देखिए, ये सारी चीज़ तो हो गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज़ है, लेकिन इन बॉडीज़ को चलाने के लिए या इन टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ेगी? हमें धन की, मनी की। तो सोर्स ऑफ रिवेन्यू यानी कि टैक्सेस जो हैं, वो टैक्सेस जो है प्रत्येक लेवल के लिए गवर्नमेंट को क्लीनली स्पेसिफाई किया गया है कि किस लेवल को यानी कि किस टीयर ऑफ गवर्नमेंट को किन किन सोर्सेज से रिवेन्यू कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से अपनी रिवेन्यू कलेक्ट करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम ऑफ सोर्स कौन से रिवेन्यू से होगा, और लोकल बॉडीज़ को कहाँ से जो है वो फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है उसको पूरी तरह से इंश्योर किया गया कि किस टीयर ऑफ गवर्नमेंट को कौन से सोर्सेज से रिवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। अब नेक्स्ट है द फेडरल सिस्टम दस हैव ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। अब ये फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव भी हैं, दो विशेषताएं भी हैं। क्या? टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। कि ये क्या करता है, जब हम फेडरलिज्म को अपनाते हैं तो ये कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करता है और उसके साथ उसकी यूनिटी को सेफ भी रखता है। यूनिटी सेफ कैसे होगी? आप कहोगे कि मैम स्टेट में तो हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यूनिटी किस तरह से बनी हुई है? देखिए, जब हम किसी भी, मान लीजिए क्लास है और क्लास में अगर कोई बच्चा या फिर सभी बच्चे शोर करते हैं और क्लास टीचर उस समय पर मौजूद नहीं होता, तो एक मॉनिटर होता है जो उस ड्यूटी को फुलफ़िल करता है। ठीक है, तो सेंटर क्या हुआ? टीचर, और दूसरी पावर यानी कि जो मॉनिटर हुआ उसको हम स्टेट मान लें, तो स्टेट्स को कुछ पावर अगर हम लोग दे दें तो क्योस नहीं होगा। ठीक है, और यूनिटी बनी रहेगी। तो स्टेट को पता है कि सेंटर ने उन्हें जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की हैं, तो वो सेंटर से अलग होने की तो सोचेंगे ही नहीं। तो इससे क्या रहेगा? हमारी यूनिटी जो है वो प्रमोट होगी। एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। इसके साथ साथ वो क्या करेंगे? हमारी रीजनल डाइवर्सिटी को भी बनाए रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टाइप ऑफ फेडरेशन, और उसके साथ ही आप लोगों का ये सेकंड चैप्टर जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है उसको आप लोग रिवाइज़ कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बेसिस पर नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स।